वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा चल रही है जिसका 2022 को आज पेपर हुआ है। तो 16 जनवरी 2022 को एग्ज़ाम हो चुका है और फर्स्ट शिफ्ट का जिसमें मैथ जीके के क्वेश्चन, जीके जीएस के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें, अगर आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, एमपी पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होना चाहते हैं, कहने का मतलब एमपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स के द्वारा व्हाट्सएप पर भेजे गए क्वेश्चन है। अब अगर आपको लगता है कि ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था, ये वाला क्वेश्चन आया था, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसे भी डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? अगर आपका किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिखिएगा, 5 मिनट्स में आपका कमेंट का आंसर दे दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। 16 जनवरी 2022 फर्स्ट शिफ्ट में मैथ और जीके के सभी सवालों को देख लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल है, वह प्रक्रिया जो जल चक्र में सहायता करती है। देखिए, जल चक्र में जल क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? साइक्लिक प्रोसेस है। वही जल आपका समुद्र में होगा, समुद्र से वही जल आपका वाष्प बन के बादल बनेगा, फिर हमारी धरती पर आएगा। ठीक, मतलब अर्थ पर आएगा बरसकर, फिर नदियों से, नालों से, नालियों से होकर फिर समुद्र में पहुंच जाएगा, फिर बादल बनेगा। ऐसे ही घूमता रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि समुद्र से ही बादल बनेगा, समुद्र से ही बाष्पोत्सर्जन होगा, उसका हर जगह से होगा, लेकिन बादल बनेगा फिर नीचे, बादल बनेगा फिर नीचे। तो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, ऐसे बाष्पोत्सर्जन की क्रिया बोलते हैं इसे। तो वह प्रक्रिया जो जल चक्र में सहायता करती है क्या कहलाती है? बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जहांगीर महल कहाँ स्थित है? जहांगीर महल कहाँ पर स्थित है? देखिए, आपसे पूछा जा सकता है अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है, एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तो ये सिकंदरा में स्थित है। ठीक है। अच्छा, आपसे पूछ सकता है जामा मस्जिद कहाँ पर है? जामा मस्जिद तो एक तो आगरा में है, लेकिन जो बड़ी वाली है वो कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है जामा मस्जिद। ठीक, शाहजहाँ ने जिसको बनवाया था। आपसे पूछ सकता है ताजमहल, तो आपको पता ही होगा। रेड फोर्ट कहाँ पर है? तो ये भी आपका वहीं है, दिल्ली के अंदर। आपसे पूछ सकता है कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो ये भी कहाँ पर स्थित है? दिल्ली के अंदर ही स्थित है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब आपसे पूछा है जहांगीर महल कहाँ पर स्थित है? तो ओरछा के अंदर स्थित है क्या? जहांगीर महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अब ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये काबुल के अंदर स्थित है। अब आपका प्रश्न होगा, 1 मिनट प्लीज। अब ये आपका प्रश्न होगा कि ये काबुल कहाँ पर है? तो काबुल है अफगानिस्तान में। कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है काबुल। क्लियर है? तो बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? काबुल के अंदर स्थित है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक दहनशील पदार्थ जो हवा में जलता है और यह उत्पन्न होती है। तो एक दहनशील पदार्थ क्या है जो हवा में जलता है? इसे ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा दोनों में कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से सवाल पूछा गया है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर किसके लिए जाना जाता है? अब ये सवाल एमपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हो, एमपी पुलिस का, एमपी का कोई सवाल लाए ऐसा हो नहीं सकता। तो मध्य प्रदेश में है नेपा नगर किसके लिए जाना जाता है? तो अखबारी कागज के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? अखबारी कागज के लिए जाना जाता है मध्य प्रदेश का नेपा नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा अम्ल रसायनों का राजा कहलाता है? कौन सा अम्ल रसायनों का राजा कहलाता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। क्या होता है रासायनिक सूत्र? H2SO4। इसे बोलते हैं सधु सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं दोस्तों? सधु सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे कहा जाता है। क्लियर है? देखिए, ये जो होता है जल और सल्फर डाइऑक्साइड के मिश्रण से बनता है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक, और जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये किसके लिए जिम्मेदार है? एसिडिक रेन जो होती है उसमें भी पूछा जाता है कि कौन सी गैस होती है। तो सल्फ्यू सल्फ्यूरिक सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो कि अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक को किसके नाम से भी जाना जाता है? अब देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर है अमरकंटक। अमरकंटक से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा। क्या है? नर्मदा। तो ये जो नर्मदा नदी है ये अमरकंटक की पहाड़ियों से ही निकलती है। और आपसे प्रश्न पूछा गया है इसके किसके नाम से जाना जाता है? तो अमरकंटक को तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रतिबिंब जिसे आवरण पर रोका जा सकता है,
क्या कहलाता है? वह प्रतिबिंब जिसे आवरण पर रोका जा सकता है क्या कहलाता है? उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस नदी को सूर्य भगवान की पत्नी कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की किस नदी को सूर्य भगवान की पत्नी कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की ताप्ती नदी को, किस नदी को? ताप्ती नदी को सूर्य भगवान की पुत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सोना, चांदी और प्लेटिनम जैसी धातुएं किस रूप में पाई जाती हैं? सोना, चांदी और प्लेटिनम जैसी धातुएं किस रूप में पाई जाती हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, मुक्त धातु के रूप में पाई जाती हैं। कौन सी? सोना, चांदी और प्लेटिनम जैसी धातुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? अब ये सवाल तो पूछ सकता है। एमपी पुलिस एमपी पुलिस का पेपर हो और ऐसा सवाल ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो जो इटारसी रेलवे स्टेशन है, कौन सा? इटारसी रेलवे स्टेशन है, वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? कथकली किस राज्य की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, केरल की। कथकली केरल की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। अब आपसे पूछ सकता है, कथक कहाँ की है फिर? तो कथक है उत्तर प्रदेश की। कहाँ की? यूपी की, यानी कि कथक उत्तर प्रदेश। कथकली से कौन संबंधित है? कथक से तो ये है माधुरी दीक्षित, जो एक्टर है माधुरी दीक्षित, वो इससे संबंधित है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पहली बार भारत में क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता था? भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता था? तो देखिए हिंट दे देता हूँ, ये कपिल देव, जो कपिल देव कैप्टन थे उस टाइम पर जीता था। तो आपको याद आ गया होगा, 1983 में, 1983 में भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमकारेश्वर नदी पर एक पवित्र द्वीप है। देखिए, ओमकारेश्वर नदी पर एक पवित्र द्वीप कौन सा है? तो ये है नर्मदा नदी पर। किस पर? देखिए, ओमकारेश्वर ये द्वीप है खुद। ठीक, तो ओमकारेश्वर नर्मदा नदी पर है ओमकारेश्वर द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये बहुत ज़्यादा अच्छा प्रश्न पूछा है। डायनमो, डायनमो को मैं अपनी भाषा में बोलूँ तो आप बोल सकते हो जनरेटर। जनरेटर क्या बोल सकते हैं? जनरेटर। तो अब यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है जनरेटर के बारे में। तो डायनामो किस धातु पर कार्य करता है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें क्या होता है, एक होती है आपकी कॉइल, एक होती है कॉइल और एक तरफ होती है मैग्नेट। तो मैग्नेट और कॉइल के बीच में जब सापेक्ष गति कराई जाती है, फैराडे साहब ने यही बताया, दोनों के बीच में जब रेस्पेक्ट में सापेक्ष गति कराई जाती है तो इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है कॉइल के अंदर, जिसको हम बाहर निकाल लेते हैं और यही विद्युत धारा का काम करती है। तो डायनामो में यही होता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिटेल में किसी और वीडियो के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दो पासे एक साथ फेंका जाता है। देखिए, दो पास एक साथ फेंक रहे हैं तो कुल संभावनाएं, प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है अनुकूल संभावनाएं, अनुकूल संभावनाएं बटे कुल संभावनाएं। ठीक, तो दो पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं तो कुल संभावनाएं कितनी बनेंगी? 6 × 6, क्योंकि पासे पर कितनी डिजिट होती है? 1 2 3 4 5 6 होती है। दो पासे फेंके जा रहे हैं तो टोटल कंडीशन कितनी हो गई? 6 6 36। तो कुल संभावनाएं तो हो गई 36। क्लियर है? अब आपसे पूछा जा रहा है, दोनों पासे पर अंकों का योग 4 हो। अब अंकों का योग पहले पासे पर 2 आ जाए, दूसरे पर 2 आ जाए, एक संभावना ये होगी। 3 1 आ जाए, 1 3 आ जाए, एक ये संभावना होगी। और कोई संभावना हो सकती है? एक संभावना 2 2 3 1 1 3। दोनों पासों पर अंकों का योग 4 हो, 4 कहीं बन सकता है और तो किसी में नहीं बन सकता। तो कुल में से 33 रह गई। कितनी रह गई? 33। 3 से काटेंगे तो 11 और 3 से काटेंगे तो 12, तो 11/12 आपका सही जवाब हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम प्रथम चार 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 की प्रथम 5 गुण संख्याओं का औसत क्या है? देखिए, 4 की प्रथम 5 गुण संख्या क्या होंगे? तो 4 की प्रथम 5 गुण संख्या, एक होगी 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16 और 4 पंजे 20। कितनी संभावनाएं हो गई? 5।
1 2 3 4 5। तो 4 की प्रथम 5 गुण संख्या इतनी हो गई। अब इनका क्या पूछा है आपसे, औसत पूछा है। क्या पूछा है, औसत। तो आप इनको ऐसा जोड़ दीजिए, औसत निकालना है, औसत। तो 4 धन 8 धन 12 धन 16 प्लस 20 बटे कितनी संख्या है, 5। सबको जोड़ दीजिए, भाग लगा दीजिए। सॉरी। तो भाग लगाएंगे, 4 और 8 12, 12 दूनी 24, 24 16 40 और 20 60, 60 बटे 5। तो ये कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60। तो औसत कितना निकल आएगा दोस्तों, 12 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चमेली के पास 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बच गए तो प्रारंभ में उसके पास कितने रुपए थे। अब देखिए चमेली के पास, भाई मान लीजिए 100% थे, अब उसने 75% खर्च कर दिए, तो उसके पास बचे कितने, 25% सेविंग हुई। अब 25% की मीनिंग दे रखी है कि 600 रुपया है। क्लियर है। तो हमें क्या है, कुल कितने रुपए थे प्रारंभ में उसके पास, तो 4 का गुणा इधर कर देंगे, 100% निकालने के लिए 4 का इधर कर देंगे। तो 100% की मीनिंग कितनी हो जाएगी, 100% का मीनिंग हो जाएगा 4 छिक्के 24, यानी कि 2400 रुपया उस पर पहले थे। कितने थे, 2400 रुपया इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।